फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी सर क्लासेस। एपी सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली इससे पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने जो क्लास 9th का टॉपिक है जिसे परमाणु और अणु कहते हैं अध्याय तीसरा है, इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो क्या था भाग नंबर 3 में। उसमें हम लोगों ने रासायनिक सूत्र बनाना समझा था, ठीक है, जिसे फार्मूला मेकिंग कहते हैं। और साथ साथ सूत्र इकाई द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान समझ चुका था आसानी से। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम लोगों ने कंफर्म कर ली थी। फाइनली आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आयन समझने वाले हैं, ठीक है। आयन क्या होता है ये हम समझने वाले हैं, ठीक है। अगर जो आप पहली बार चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई पहले हम आयन समझते हैं कि आयन क्या होता है, ठीक है। तो आयन को ध्यान समझिए, आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जिसे परमाणु या तो परमाणुओं का समूह होता है। परमाणु कहने का मतलब वह होता है, जैसे मैंने कहा था हाइड्रोजन एक परमाणु है, लेकिन मैंने H2 लिख दिया तो यह एक अणु है। तो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। ये हमारा परमाणु है और ये हमारा अणु है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि भाई जो परमाणु है परमाणुओं का समूह होता है, जिस पर कुछ आवेश धनात्मक या ऋणात्मक आवश्यक उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ कहने का मतलब मेरे ये है कि भाई आयन वही होते हैं जो या तो परमाणु हो सकता है या परमाणुओं का समूह हो सकता है, जिस पर या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक चार्ज हो सकता है। अगर तो धनात्मक चार्ज हो तो ध्यान समझिए, जैसे ज़्यादातर धनात्मक बनाने वाले जो परमाणु है वो अधिक मात्रा में मेटल ही कहलाता है, ठीक है। मेटल का मतलब है धातु। जैसे आपको यहाँ सोडियम मिल रहा होगा, Na+ बनाया, पोटेशियम K+ बनाया, और कैल्शियम को मिला जिससे आपको Ca+2 बनाया, ठीक है। एल्यूमिनियम मिला जो Al+3 बनाया। तो ऐसे आपको ये यहाँ प्रकार के धनात्मक आपको आवेश मिले होंगे। ऋणावेश की बात करें तो ऋणावेश में आपको Cl- मिलेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ये सभी होते हैं, -1 ही चार्ज होता है इनके पे। और उसके बाद सल्फर मिला जिसमें -2 का चार्ज हो गया। उसके बाद OH- जिसे हाइड्रोक्सी आयन कहते हैं, और सल्फेट का SO4- चार्ज। तो यहाँ आपको ये प्रकार के आयन मिले हैं, ठीक है। अब ये आयन बनते किस तरह है, क्या है, ये समझने की कोशिश। भाई ध्यान समझिएगा, जो आयन होते हैं ये सरल आयन होते हैं। सरल आयन हो सकते हैं या तो फिर यौगिक हो सकते हैं, यौगिक आयन हो सकते हैं। सरल आयन और यौगिक आयन क्या होते हैं, ध्यान से समझिए बाबू, आपको पूरा स्टेप समझ में आएगा। मैं एक कोशिश करता हूँ कि भाई आपको एक बेसिक तरीके से आसानी के साथ समझा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरी कहने का मतलब ये है कि भाई जो आयन हमारा है वो या तो सरल आयन हो सकता है या तो यौगिक आयन हो सकता है। अगर जो सरल आयन है तो यह कंफर्म है कि वो क्या होगा, आवेशित परमाणु कण होगा, ठीक है। आवेशित परमाणु कण, फॉर एग्जांपल जैसे Mg+2, ठीक है। Ma यहाँ पर Ma नहीं है, यहाँ पर Na होगा, ठीक है। यहाँ Na होगा जिसे सोडियम आयन लिखे, सोडियम आयन लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो सोडियम आयन हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा। और क्लोरीन हो गया जिसमें क्लोरीन आयन कह सकते हैं, और एल्यूमिनियम हो गया जिसे एल्यूमिनियम आयन कह सकते हैं। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि आयन की कैटेगरी हो सकती है, या तो वो सरल आयन होगा, सरल आयन होने के साथ साथ वो आवेशित परमाणु कण हो सकता है, जो धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही बात करें अगर जो यहाँ पर यौगिक आयन की, तो यौगिक आयन कहने का मतलब ये होता है कि भाई जो आवेशित परमाणुओं का समूह, यह समझने वाली बात है। यहाँ पर कण की बात की गई है, कण की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर परमाणुओं का समूह, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि परमाणुओं का समूह और कण का यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ दोनों का बेसिकली मतलब क्या है भाई, यहाँ पर कोई एक या दो परमाणु जो है वही परमाणु ही होगा सिर्फ, लेकिन यहाँ उनका समुच्चय हो जाएगा। जैसे आपको मिल रहा होगा एल्यूमिनियम आयन जिसको NH4+ कहते हैं। एक हो गया कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट को बताए CO3- चार्ज। एक होता है सल्फेट आयन SO4- आयन। हाइड्रोक्सी आयन जिसको OH- आयन कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये पार्ट आपको मिल रहा है, इधर वाला पूरा का पूरा पोजीशन, तो ये आपको जो पोजीशन मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा जो कहलाएगा यौगिक आयन कहलाएगा, जिससे आवेशित परमाणु का समूह कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आपको मिल रहा है ये हमारा कहलाएगा सरल आयन, जिसे आवेशित परमाणु कण कहते हैं। यहाँ पर समूह है और यहाँ कण है। तो शायद आप डिफरेंस अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपको यहाँ बताने हैं कि भाई जो आयनिक होते हैं, यौगिकों के रासायनिक सूत्र, मतलब यौगिक आयन कैसे बनते हैं, ठीक है। अभी तक यौगिक आयन क्या है ये मैं आपको बता दूं। यौगिक आयन कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे परमाणु हैं, आयनित परमाणु हमारे हैं, वही आपस में मिक्स होते हैं, मिलते हैं और जाकर एक यौगिक आयन बनाते हैं, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल, जैसे देखिए मैंने बोला सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाइए। तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, क्योंकि सोडियम पे जो चार्ज होता है वो +2+1 का होता है,
और जो कार्बोनेट होता है उसका चार्ज होता है CO3-2 का चार्ज। तो यहाँ देखिएगा इनका चार्ज ये लेते हैं और इनका चार्ज ये लेते हैं, दोनों की चार्ज के बीच में ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, जैसे त्रिक गुणा आप करते हैं ऐसे सेम यहाँ पर है। तो ये इसका इसके नीचे लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा Na2, ठीक है, और ये इसके नीचे 1 लग जाएगा तो 1 का कोई वैल्यू यहाँ होता नहीं है। तो यहाँ फॉर्मूला आपका जो मिलता है सोडियम कार्बोनेट का वो मिलता है Na2CO3, ठीक है। तो फाइनली अब आप समझ में अच्छे से गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दूसरा जो पार्ट हमारा है वो है ये एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, तो Al आपको मिल रहा होगा जिसकी चार्ज होता है +3 का, यहाँ SO4 पे -2 का चार्ज। तो यहाँ दोनों के बीच में जो चार्ज का ट्रांसपेरेशन होगा तो ये चार्ज ये ले लेंगे और ये चार्ज ये ले लेंगे। तो यहाँ बनेगा फाइनली जो मिलेगा Al2 और ब्रैकेट लगाओगे SO4 का होल थ्राइज कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका फार्मूला मिल गया एल्यूमिनियम सल्फेट का। ऐसे ही फाइनली जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब होता है OH-1 आयन और कैल्शियम का मतलब होता है Ca+2 आयन। तो दोनों के आयन का चेंज होगा तो आपको पता है OH-1 आयन यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाता है CaOH का होल ट्वाइज, ठीक है। ध्यान समझिए, जब नीचे 2 हो तो ट्वाइज पढ़ते हैं, 3 हो तो थ्राइज पढ़ते हैं, 4 हो तो क्वार्टाइज पढ़ते हैं। तो ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। अब क्या होता है कि फाइनली जो D वाला हमारा है जिसे हम कहते हैं अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट यहाँ पर जो आपको मिल रहा होगा जिसे NH4 यहाँ पर +1 चार्ज हो जाएगा और सल्फेट का फॉर्मूला SO4-2 चार्ज। जब दोनों का चार्ज ट्रांसपेरेंट होगा तो यहाँ आपको जाकर मिलेगा जो मिलेगा NH4 का होल ट्वाइज और SO4 हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। ऐसे ही हमारा जो नीचे वाला टॉपिक हमें मिल रहा है, ठीक है, जिसका नाम है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का पार्ट होता है Mg+2 और ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा -1 चार्ज। तो यहाँ पर दोनों के चार्ज का ट्रांसपेरेशन हो तो होगा MgOH का होल ट्वाइज जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो फाइनली अब आप ये जो फार्मूला मेकिंग है वो आपने आसानी से समझ लिया होगा। अब बात जो हमारा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान, ठीक है, जिसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है ये ध्यान समझिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है बाबू, ध्यान से समझो। यह मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान का जोड़ होता है। जी हाँ, आप ध्यान समझिएगा, मोलर द्रव्यमान वही होता है जो किसी भी परमाणु के 1 मोल कणों के, ध्यान समझिएगा, 1 मोल कणों के द्रव्यमान का जोड़ होता है। यानी कि मोलर द्रव्यमान बराबर मोल जो होगा, मोलर द्रव्यमान बराबर 1 मोल पदार्थ के कणों का द्रव्यमान, जो यहाँ फॉर्मूला आपको मिलता है। अब ये कण क्या हो सकते हैं आप ध्यान समझिए, क्योंकि अवोगाद्रो एक स्थिरांक बनाया गया था। अवोगाद्रो के अनुसार जो अवोगाद्रो स्थिरांक माना जाता है, ठीक है, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आप अवोगाद्रो स्थिरांक आसानी के साथ और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिकली वैसे ही बता दे रहा हूँ कि भाई जो मोलर द्रव्यमान हो सकता है 1 मोल पदार्थों का जो कण होता है उनमें माना ये जाता है कि 6.022 × 10⁻23 पदार्थ जो होते हैं कणों का द्रव्यमान होता है, ठीक है। मतलब 1 मोल द्रव्यमान में 6.022 × 10⁻23 पदार्थों के जो कण होंगे उनका द्रव्यमान होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरे ये है, उदाहरण से समझते हैं। यहाँ ही हाइड्रोजन का जो एक परमाणु है जिसमें 1U या तो 1μ कहा जाए, ठीक है, जबकि इसका जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि 1 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब वही है, लेकिन दोनों में बस अंतर ये है कि भाई ग्राम पर मोल लिख देना, ठीक है, ठीक है, वो ग्राम पर मोल में वैल्यू ली जाती है। यहाँ पर जैसे समझिए, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु जो है वो 14U है, ठीक है, लेकिन इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 14 ग्राम पर मोल। ऐसे ही होता है सल्फर का परमाणु जो होता है द्रव्यमान है जो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखते हो 8 × सल्फर का द्रव्यमान। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, सल्फर का जो द्रव्यमान, क्योंकि सल्फर के 8 अणु है ना, यहाँ नाइट्रोजन जो था वहाँ उसके दोनों अणुओं को मिलाकर इतने हुए थे, ठीक है। यहाँ सल्फर के 8 अणु है तो 8 लग गया और S हो गया का द्रव्यमान। अब यहाँ 8 × 32, क्योंकि सल्फर का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 32 होता है। तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 256 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ D की वैल्यू जो है वो ध्यान समझिए, यहाँ लिखा HCl का जो होगा सोलर, यहाँ लिख दिया है, मिस्टेक है बाबू, यहाँ मोलर होगा, ठीक है। HCl का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो देखिए, ध्यान समझिए, जो हाइड्रोजन होता है H का मोलर द्रव्यमान प्लस Cl का मोलर द्रव्यमान। अब जो H का मोलर द्रव्यमान होगा वो होगा 1 होगा और जो Cl का मोलर द्रव्यमान होगा 35.5 होगा। तो यहाँ पर आपको फाइनली मिलता है 36.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ आप शायद समझ रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है मोलर द्रव्यमान की वो किस तरह से फाइंड की जाती है। अगर जो सच में आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़, प्लीज कमेंट कीजिए, आपको पूरा सिस्टम समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। अब ध्यान समझिए, जो मोलर संकल्पना है वो क्या होती है। तो यहाँ ध्यान समझिए, मोल की बात करें अगर जो, ठीक है, तो मोलर संकल्पना ये कहलाता है भाई कि जो
6.022 गुणे 10⁻23 कणों होते हैं जो परमाणु या अणु या आयन का समूह हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि मोलर संकल्पना अगर जो समझना है हमें, तो ये हम कह सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि भाई अगर जो मोलों के अंदर परमाणु, कण या आयन उपस्थित हैं तो वह एक समूह के फॉर्मूले में होंगे और प्रत्येक समूह में जो होंगे वो इतना कण हो सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा, यहां समझिए भाई, एक मोल जो परमाणु होगा, मतलब एक मोल में जो परमाणु होंगे, मतलब अगर जो मैंने सोडियम की बात की, सोडियम के एक मोल में जो परमाणु होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होंगे। मतलब उसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होंगे। ठीक है, अब यहां अगर जो बात करें एक मोल अणु की, तो अणु ध्यान समझिएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, कोई भी हो उसका समूह, लेकिन उनके अंदर जो कणों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6.022 गुणे 10⁻23 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब अणु की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा CO2, तो CO2 के बीच में जो अणु होंगे उनमें जो एक मोल अगर जो होगा, एक मोल अणु है, तो उसके अंदर जो परमाणुओं की संख्या है, वो अणुओं की संख्या वो कितनी होगी, 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होंगे। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर परमाणु है तो परमाणु हो जाएगा, यहाँ पर अणु है तो अणु हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन, यहाँ ज्यादा अंतर नहीं है। उदाहरण के लिए यहाँ समझिए भाई, एक मोल ऑक्सीजन की बात मैंने की है, तो एक मोल ऑक्सीजन में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी, तो एक मोल जो ऑक्सीजन है उसमें परमाणु की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु होगा। तो फाइनली इस चीज को आपने आसानी से समझ लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फाइनली यहाँ से एक नियम निकल के आता है जिसे अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। मैंने जैसे आपसे पहले ही बताया कि भाई अवोगाद्रो संख्या क्या है, यह बात आप क्लास 11th में आसानी के साथ पढ़ेंगे। फिर भी अगर जो कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है मोबाइल नंबर का, वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, ज्वाइन करें, जिससे आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो फाइनली जो यहाँ पर दी गई है 6.022 गुणे 10⁻23 को अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट बहुत ही अच्छा मैंने लिख दिया भाई, वो क्या है, कहा गया है एक मोल परमाणु का द्रव्यमान उसके ग्राम के तौलीय परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। कहने का मतलब ये होता है कि भाई एक मोल द्रव्यमान जो होगा, ठीक है, एक मोल परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसके जो ग्राम में जो तौला गया मान होगा, द्रव्यमान होगा, उसी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे कहने का मतलब यही है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र दिए गए हैं, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर जो ये सूत्र आप नहीं लर्न करेंगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं इसकी सॉल्व कर पाएंगे। वो सूत्र क्या है, ध्यान समझिएगा भाई, कॉपी पेन निकाल के नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मोल की संख्या मतलब n से प्रस्तुत करते हैं, तो ये बराबर होता है, बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। जी हाँ, ये ध्यान से समझिएगा, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। जो दिया गया द्रव्यमान होगा उसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और जो मोलर द्रव्यमान होगा उसको कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर जो बात करें, जो मोलों की संख्या दी जाएगी, ठीक है, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा दिए गए कणों की संख्या बटे में जो होगा 6.022 गुणे 10⁻23 जो होंगे, ये अवोगाद्रो संख्या की जो होंगे परमाणु होंगे। ठीक है, ऐसे ये बराबर हम लिख सकते हैं ऐसे n/n0। तो n0 या n0 जो आपको मिल रहा है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो वो कंफर्म है, वो वैल्यू फिक्स है। ठीक, अब यहाँ देखिए तीसरा जो पॉइंट हमारा है, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, जब दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, मतलब ये जो हमें एक वैल्यू मिला और इसके ऊपर वाला जो वैल्यू मिला था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हम जब निकालते हैं तो यहाँ मिलता है स्मॉल m/M इक्वल टू कैपिटल N/n0, ठीक है, या n0। तो जब इसकी वैल्यू हम ट्रांसपेरेंट करते हैं तो m बराबर हो जाता है n इंटू m बटे n0 या n0। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है। जो चौथा हमारा होता है वो किसी जो यौगिक में मौजूद परमाणु का प्रतिशत निकालना है, तो वो इस प्रकार निकाल सकते हैं, बराबर होगा उक्त तत्व का द्रव्यमान बटे में यौगिक का द्रव्यमान गुणे 100। तो ये आपको एक फॉर्मूला मिलता है। फाइनली आज आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इस फॉर्मूले पे, जितना फॉर्मूला मैंने चारों बताया है, इन सबका न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फाइनली अगर जो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे से वीडियो को शेयर करें, जिनसे और भी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको फ़ायदे मिल सकें। ठीक है, धन्यवाद।